हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट आईपीसी का। और हम पिछली क्लास में उसका बैकग्राउंड और उसके पूरे चैप्टर्स देख चुके हैं। तो अभी हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रस्तावना। और सेक्शन 1 से 5 तक है। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि हम मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अपना इंट्रो कर रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं, वो होता है इंट्रोडक्शन। ऐसे ही आईपीसी ने भी अपना इंट्रोडक्शन बताया है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसका नाम है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। मतलब ये सेक्शन 1 दो चीज़ों के बारे में बताता है। संहिता का नाम मतलब इस बुक का नाम क्या है, और इसके प्रवर्तन का विस्तार, और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है उसके बारे में बताता है ये। तो हम पहला पढ़ेंगे संहिता का नाम। तो संहिता का नाम क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, और उसके प्रवर्तन का विस्तार, उसका विस्तार कहाँ तक है? जम्मू व कश्मीर राज्य के साथ संपूर्ण भारत पर लागू है आईपीसी। तो मतलब दो बातें आती हैं कि भारतीय दंड संहिता नाम है और जम्मू कश्मीर के साथ संपूर्ण भारत पर लागू है। जैसे ही अब देखिए, ये एक चार्ट दिख रहा है आपको। तो जो धारा 2 से 4 तक के बारे में सीधे आसानी से समझाएगा इसको। तो देखिए, पहले क्या है? धारा 2। तो इसमें क्या बताया गया है धारा 2 में कि जो भी मतलब भारत के जो भीतर अपराध होते हैं, भारत के अंदर जो अपराध होते हैं, उनका दंड भारत में ही मिलेगा। मतलब भारतीय संहिता अधिनियम के अंतर्गत ही मिलेगा। तो वो किन किन को मिलेगा? भारत में होंगे वो, और भारत के नागरिक या गैर नागरिक मतलब विदेशी को भी मिलेगा। अब जो धारा 3 और 4 आती है, वो आती है कि राज्य क्षेत्र से परे, मतलब भारत के भीतर अपराध नहीं हुआ, बाहर हुआ है, पर वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही अपराध मानकर उसको दंडित किया जाएगा। तो इसमें देखो धारा 3 में लिखा भी हुआ है कि भारत के परे और अनागरिक द्वारा अपराध, मतलब भारतीय नागरिक भी हो सकता है। इसमें धारा 3 में तो क्या है कि अनागरिक मतलब विदेशी होगा, वो कोई बाहर, और वो भारतीय विधि से दंडनीय होगा। और धारा 4 में क्या बताया गया कि भारत का नागरिक होगा, और वो क्या होगा? भारत के रजिस्टर्ड पोत विमान, मतलब जो हवाई जहाज है, प्लेन है, उनका, और भारत के कंप्यूटर स्रोतों का। जो कोई अपराध करता है, बाहर बैठा है कोई और भारत की रजिस्टर्ड पोत है, और वो जैसे मान लो इंग्लैंड गई और वो वहीं पे अपराध करता है, तो रजिस्टर्ड तो भारत में है ना, तो यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी उसकी। और कोई बाहर मतलब कोई रहता है और उसने कोई अपराध किया है बाहर से, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी क्राइम होता है, तो वो क्या होगा? धारा 4 में अप्लाई होगा और भारतीय विधि के अनुसार ही दंडनीय होगा। अब हम इसको डिटेल से पूरा जानें। अब देखिए सेक्शन 2 क्या बताता है। जैसे अभी हमने चार्ट में भी देखा था, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, मतलब जो भी इंडिया में कोई भी अपराध होगा तो वो मतलब उसका दंड क्या होगा और किस तरीके से मतलब वो दोषी माना जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि बेयर एक्ट प्लीज़ साथ लेके बैठे सब, जब भी ये वीडियो देखिए तो बेयर एक्ट को देख के उसके हिसाब से पढ़ें, जिससे आसानी से याद करने में दिक्कत नहीं हो। तो इसमें क्या बताया गया कि हर व्यक्ति, मतलब चाहे वो नागरिक हो चाहे नागरिक हो, इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ, मतलब कोई भी कार्य गलत तरीके से होगा तो वो भारत के भीतर ही दोषी होगा, और वो भारतीय संहिता अधिनियम के अंतर्गत ही दंडनीय होगा, मतलब इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा। अगर वो नहीं किया है कोई भी दोषी तो वो नहीं होगा दंडनीय। जैसे परिभाषा में है कि हर व्यक्ति, तो हर व्यक्ति कौन होगा? भारतीय नागरिक तथा विदेशी नागरिक। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो भारत के भीतर जो सभी लोग अगर दंड करें तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। उनसे कुछ अपवाद भी है। तो ये अपवाद ये है, 6 अपवाद है। देखिए, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, राज्य के उच्च अधिकारी मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत और राजनयिक अभिकर्ता, विदेशी शत्रु, विदेशी सेना और युद्ध। इनको आईपीसी के अंदर दंडनीय नहीं किया जाएगा। ये अपवाद है कि जो भारतीय अधिनियम था, मतलब दंड अधिनियम था, उनके अपराध होते हैं उसमें, तो ये इन लोगों को क्या बोलते हैं, दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आती है धारा 3। देखिए क्या बोलता है इसमें, भारत से परे किए गए किंतु मतलब क्या होता है? अपवाद हो जाता है। वो भारत से तो परे किए गए हैं, क्या अपराध किए गए हैं, और उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, मतलब जो भी विचारण अपराध होंगे उनके अपराधों का दंड। तो वो कौन? अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत से बाहर अपराध किया हो, ठीक है,
और वो भारतीय विधि के अनुसार विचारने का पात्र होगा। मतलब किसी विदेशी ने कोई कार्य कर दिया ऐसा कि वो मतलब भारत की विधि के अनुसार दंडनीय होगा, और वह अपराध ऐसा माना जाएगा कि वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया हो। मतलब वो जो अपराध किया है वो ऐसा माना जाएगा भारतीय विधि के अनुसार कि मानो भारत में ही किया गया है। तो देखिए कि मतलब ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक भी हो सकता है और विदेशी भी, कि कोई मतलब भारत का बाहर जाके कोई रहने लग गया हो या फिर कोई विदेश, तो उसको दंडनीय होगा। अब भारत के न्यायालय ने क्या बोला कि जो उसके विचारण की केवल यही शर्त है भारतीय न्यायालयों की कि वह व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए अपराध कार्य के समय भारतीय न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, तभी वह दंडनीय होगा अगर वो भारत के बाहर कोई अपराध किया है तो। जो धारा 3 थी और ये धारा 4 है, इन दोनों को हमेशा साथ पढ़ना चाहिए तभी समझ में आती है। अब देखिए धारा 4 देखेंगे, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। मतलब राज्य क्षेत्रातीत अपराध क्या है, मतलब जो राज्य के अंदर और बाहर किए गए हो। मतलब देखिए अब वो तो बाहर था और इसमें भी बाहर ही आएगा, पर वो भारत की चीज़ें होंगी, राज्य की चीज़ों के अनुसार उसके ऊपर किया क्या होगा, राज्य क्षेत्रातीत अपराध होगा। मतलब अब देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, मतलब जो भारत के बाहर और कहीं स्थान पर, मतलब भारत का कोई स्थान होना चाहिए। स्थान मतलब अब देखिए क्या होगा इसमें कि भारत के रजिस्ट्रीकृत पोत विमान, मतलब जो भारत में रजिस्टर्ड है, प्लेन है, हवाई जहाज है, कोई भी कुछ, मतलब भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान होना चाहिए और वो कहीं भी हो, इंडिया से बाहर हो मतलब। और भारत से बाहर और परे किसी स्थान में कोई व्यक्ति भारत में स्थित क्या है, किसी कंप्यूटर स्रोत को लक्ष्य करके अपराध करे। मतलब कोई बाहर बैठा है, कोई दूसरे विदेश में बैठा है और उसने भारत के किसी कंप्यूटर स्रोत को लक्ष्य बनाकर मतलब साइबर क्राइम कर दिया उसने, तो वो इसमें भारतीय दंड विधि के अंतर्गत अपराधी होगा। और धारा 3 व 4 के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की जाएंगी वो CRPC के सेक्शन 188 में की जाएगी। ठीक है। और देखिए राज्य क्षेत्रातीत जो अपराध होते हैं उनको हम एक दृष्टांत के अनुसार भी समझ सकते हैं कि मतलब जो एक मतलब राम है जो भारत का नागरिक है, ठीक है, उसने क्या किया, अमेरिका में जाकर किसी का मर्डर कर दिया और वो भारत के किसी भी स्थान में पाया गया या फिर वो कहीं भी पाया जाए, इंग्लैंड में, यूरोप में, कहीं भी पाया जाए, तो वो हत्या के लिए विचारित और दोषित होगा। वो कहाँ पे होगा, भारत के अंदर होगा दोषित। ठीक है। अब देखिए धारा 5 और धारा 2 और धारा 5 को साथ पढ़ें तो उससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए धारा 5 क्या कहती है, कुछ विधियों पर इसी अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। मतलब कुछ विधियों पर इस अधिनियम का मतलब जो कोई विधियां हैं, मतलब जैसे स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ में क्या होता है कि ये IPC अप्लाई नहीं होती, जैसे JJ एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस है। मतलब स्पेशल लॉ के ऊपर ये हावी नहीं हो सकती कि मेरे मानो, मतलब मेरे सेक्शंस, मेरे क्या बोलते हैं पनिशमेंट, मेरे प्रोविज़न ये मानो नहीं कह सकती। कि देखिए लिखा भी हुआ है कि किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के बंदों को प्रभावित नहीं करेगी। और जो भारत सरकार की सेवा में लगे अधिकारी हैं, सैनिक, नौसैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, उनका कोई विद्रोह होता है या फिर उनका कोई मतलब क्या बोलते हैं अपराध होता है, तो वो भी IPC में नहीं आता। क्योंकि वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके एक अलग से लॉज बनी हुई है, अलग से कोर्ट है उनके, तो वो IPC में अप्लाई नहीं होता। तो ऐसे ही हमने चैप्टर 1 पढ़ा, 1 to 5 सेक्शंस। ओके।